अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया की थोड़ी बहुत आज डिस्क्रिप्शन और उसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे कि हाइपरकेलीमिया क्या चीज़ है। ठीक है जी। तो हाइपरकेलीमिया के बारे में क्या कह रहा है कि हाइपरकेलीमिया बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर लीदर एर्थमियाज इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़। अच्छा, जब बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये अलार्मिंग साइन है। ठीक है जी। तो बॉडी में जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए तो हमें ये ज़रूरी होता है कि उसको हम नॉर्मल लेवल पे लेके आएँ। ठीक है जी। तो उससे क्या होता है, अगर बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाए तो आगे हम उसमें देखेंगे और आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं बॉडी के अंदर, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एटियोलॉजीज़ में क्या है और क्या क्या इसकी एटियोलॉजीज़ हैं, हाइपरकेलीमिया क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो ये हम पहले जान लेते हैं एटियोलॉजीज़ को। अच्छा, स्प्यूरियस और सूडो हाइपरकेलीमिया। अच्छा, स्प्यूरियस और सूडो हाइपरकेलीमिया में क्या आ जाता है, इसमें पहले तो है हीमोलाइसिस ड्यूरिंग हीलिस्टिक आर फिलिबोटोमी। जब आप जो है कोई ब्लड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसमें जो ब्लड हीमोलाइज होता है उसकी वजह से भी जो है पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है और लैब में आपका एरर आ सकता है। तो उस वजह से भी पोटेशियम आपका बढ़ा हुआ आ सकता है लैब के अंदर। ठीक है। दूसरा है टिश्यू इस्कीमिया ड्यूरिंग ब्लड ड्राइंग। जब ब्लड ड्रॉ करते हैं आप, ठीक है, टिश्यू इंजर हो गया, इस्कीमिया हुई टिश्यू की, तो उसके दौरान भी ये इश्यूज़ आ सकते हैं कि आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ हो। और तीसरा है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है जी। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये बिकॉज ऑफ पोटेशियम रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स। ठीक है जी। अब जहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा वहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। अगर जहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो क्या इश्यूज़ आएंगे कि सेकेंडरी टू पोटेशियम रिलीज फ्रॉम सेल ड्यूरिंग क्लॉट फॉर्मेशन। या प्लेटलेट जब एग्रीगेशन होती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स से जो है पोटेशियम रिलीज़ होता है और आपके जो है लिकोसाइड्स जो हैं वहाँ से वो प्लेटलेट्स रिलीज़ होता है। तो उस वजह से भी जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे जब प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है और आपकी जो है कीमोटेक जो आपकी लिकोसाइड्स हैं जहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, क्लॉट जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है, वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे जो एग्रीगेशंस हो रही होती है प्लेटलेट्स की और आपकी लिकोसाइड्स जो वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, तो प्लेटलेट्स से रिलीज़ होता है आपका जो यहाँ पे है 1 लाख प्लेटलेट से आपका 0.15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम बढ़ जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी जो है टू पोटेशियम रिलीज फ्रॉम ड्यूरिंग क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है जी। जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे भी आपका ये पोटेशियम बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है जी। और दूसरा है फैमिलियल सूडो हाइपरकेलीमिया। ठीक है जी। अब दूसरा है इंक्रीज़ ओरल इंटेक। अब आपको नहीं पता पेशेंट का जो है मेंटेनेंस में फ्लूइड चल रहा है, उसके अंदर पोटेशियम है, आपको पोटेशियम बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, लैब में आपको पोटेशियम बढ़ा हुआ आया है और आपको पता ही नहीं है कि उसका पोटेशियम फ्लूइड के अंदर चल रहा है। तो ये भी हो सकता है। या ओरल पोटेशियम ले रहा है बच्चा तो हमें पोटेशियम बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, रिसेंट हुई है उसको, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन अभी रिसेंट हुई, हमने लैब करवाई तो उसमें भी बढ़ा हुआ आ सकता है। अच्छा, थोड़ा क्विक जाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि इसकी यूटिलॉजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ट्रांससेल्यूलर शिफ्ट्स भी
इसकी काजेज़ हैं, जैसे एसिडोसिस है, रेब्डोमायोलाइसिस है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, टिश्यू नेक्रोसिस है, हीमोलाइसिस, हेमाटोमा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग है, ठीक है जी, और सक्सिनाइल कोलिन है, डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन है, फ्लोराइड इंटॉक्सिकेशन है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, एक्सरसाइज है, हाइपर ऑस्मोलिटी है, इंसुलिन डिफिशिएंसी है, एंड जो है मैलिग्नेंट हाइपरथीमिया है। तो ये इसकी जो है इटियोलॉजीज़ हैं। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि हाइपर कैलेमिक पीरियोडिक पैरालाइसिस हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालाइसिस is an autosomal dominant disorder caused by mutant sodium channel। ये चीज़ जो है इटियोलॉजी में याद रखने वाली है, क्योंकि इसमें जब पोटेशियम बढ़ जाता है तो हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालाइसिस एक डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में होता है। ये असल में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एपिसोडिक सेलुलर रिलीज ऑफ पोटेशियम एंड अटैक्स ऑफ पैरालाइसिस, इसमें पैरालिसिस के अटैक्स होते हैं बच्चे को, ठीक है जी। और चौथा है डिक्रीज एक्सक्रीशन, या तो एक्सक्रीशन डिक्रीज़ हो जाए, रीनल फेल्योर है, ठीक है जी, प्राइमरी एड्रिनल डिजीज़ है, एक्वायर्ड एडिसन डिजीज़ है, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है, 3 बीटा हाइड्रो ऑक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी है, और हाइपोरेनीमिया है, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, सिकल सेल डिजीज़ है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लूपस नेफ्राइटिस है, रीनल ट्यूबुलर डिजीज़ है। अच्छा, रीनल ट्यूबुलर डिजीज़ में क्या है, सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 1 एंड टाइप 2, बार्टर सिंड्रोम टाइप 2 है, किडनी ट्रांसप्लांट है। और मेडिकेशन में क्या आएगा, रेनिन इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, एनसेड्स हैं, एंड ट्राइमेथोप्रिम एंड हेपेरिन है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। अब क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको बताया कि अगर पोटेशियम बढ़ जाए तो क्या चेंजेस आ सकती हैं। हमें ऐसे नहीं पता चलेगा क्लिनिकली कि हम पेशेंट को देखेंगे पेशेंट को क्या हो रहा है, हम चेंजेस देखेंगे। इसकी जो चेंजेस आती हैं क्लिनिकल फीचर्स में वो ईसीजी पे हमें पता चलता है कि क्या इसकी चेंजेस आ रही हैं पेशेंट के अंदर। वो हमारा जो मेन जो पिकिंग पॉइंट है वो हमारी है वो ईसीजी है। हमें ईसीजी से ज़्यादा पता चलता है कि हमारे पोटेशियम लेवल पेशेंट के अंदर बढ़ रहा है, तो हमें ज़्यादा पता चलता है ईसीजी से। और मेन जो इसका पोटेशियम लेवल बढ़ जाना होता है वो मेन जो असर होता है वो ज़्यादातर हार्ट पे होता है, ठीक है जी। तो इसमें पीक हमें क्या मिलेगा, ईसीजी में पीक टी वेव मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा, इंक्रीज पीआर इंटरवल मिलेगा, एंड फ्लैटनिंग पी वेव मिलेगी, और वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मिलेगा। अच्छा, पैरेस्थेसियासिस मिलेगा, फेसिकुलेशन भी है, वीकनेस और असेंडिंग पैरालिसिस है, ठीक है। डायग्नोसिस किस तरह करें, इसको सीरम पोटेशियम करवाएंगे, एंड केराटिन एंड ब्लड यूरिन नाइट्रोजन भी। अच्छा, ट्रीटमेंट में अब अगर आ जाएँ तो हम क्या करेंगे इसके बारे में, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, स्टॉप करेंगे ऑल सोर्सेज ऑफ एडिशनल पोटेशियम, जितनी भी पोटेशियम की जो सोर्सेज हैं वो इसकी स्टॉप करेंगे। अब ओरल चल रहा है तो बंद करेंगे, आईवी अगर मिल रहा है मेंटेनेंस में है तो वो भी बंद करेंगे। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है बच्चे को, जहाँ पे हमें लग रहा है कि बच्चे को ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए, ब्लड अनेमिक है या फेल्यूर में है, बच्चे को ट्रांसफ्यूज़ करना है लेकिन बच्चे की पोटेशियम बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे हम वॉश्ड आरबीसीज़ बच्चे को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर पोटेशियम जो है ग्रेटर देन 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो ईसीजी शुड बी ऑब्टेन टू हेल्प असेस द अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन, पीक टी वेव्स, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूआर कॉम्प्लेक्स। अब आ जाएं जी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। यहाँ पे हमारे पास दो बेसिक गोल्स हैं ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट हम हाइपरकैलेमिया की क्यों कर रहे हैं, क्या वजह क्या है, हमारे क्या गोल्स हैं। पहला गोल तो यह है हम स्टेबलाइज़ कर रहे हैं किसको, हार्ट को, टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज।
मैंने बताया कि जो जब पोटेशियम बढ़ेगा तो ज़्यादा थ्रेट हार्ट को होता है, तो हमने स्टेबलाइज़ करना है हार्ट को, तो इसलिए हमने स्टेबलाइज़ करना है हार्ट को। तो सेकंड हमारा गोल है टू रिमूव पोटेशियम फ्रॉम बॉडी। और अब हमारे ट्रीटमेंट में क्या है, कैल्शियम है। अब कैल्शियम क्या करेगा, स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट सेल, प्रिवेंट अर्दमियास। इट इज़ गिवन हाफ ओवर फ्यू मिनट्स एंड इट्स एक्शन इज़ ऑलमोस्ट इमीडिएट। कैल्शियम शुड बी गिवन 30 मिनट्स, अदरवाइज कैल्शियम मे काज अर्दमियाज। अच्छा, अब हमें कैल्शियम जो है वो 30 मिनट्स में देना है, हमने रैपिड नहीं देना, वरना ये खुद जो है अर्दमिया करवाती है। ठीक है जी। और सेकंड हमारे पास है बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या करेगा, काज पोटेशियम टू मूव इंट्रासेल्यूलर, लोअरिंग द प्लाज्मा पोटेशियम। ठीक है जी। अब थर्ड हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, काज पोटेशियम टू मूव इंट्रासेल्यूलर बट मस्ट बी गिवन विद ग्लूकोज टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। अब इंसुलिन को ग्लूकोज के साथ देना है, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन को ऐसे ही चला देना है, लेकिन इंसुलिन को ग्लूकोज के साथ ही हम देना होता है, क्योंकि हमें हाइपोग्लाइसीमिया से भी पेशेंट को बचाना होता है। बोथ वर्क्स विद इन 30 मिनट्स। ठीक है जी। अब फोर्थ हमारे पास जो है वो है न्यूबिलाइज्ड एल्ब्यूटेरोल। बाय स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लीड्स टू रैपिड इंट्रासेलुलर मूवमेंट पोटेशियम। अच्छा, अब हमारे पास पेशेंट अगर एनयूरिक नहीं है, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है लूप डायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। लूप डायोटिक्स क्या करेगा, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम को बढ़ा देगा। तो हमारे पास लूप डायोटिक्स में क्या कौन कौन सी ड्रग्स हैं, लैसिक्स है, फ्यूरामाइड है, और ब्यूमेटानाइड है, ब्यूमेक्स है, और टोरसामाइड है। ठीक है जी। अब आ जाएं हमारे पास कुछ जो है हमारे पास हैं जी सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट। ठीक है जी। अब सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट SPS कैक्सिलेट के नाम से आती है, इज एन एक्सचेंज रेसिन। अब ये हमारे पास एक्सचेंज रेसिन है, जो कि हम रेक्टली भी देते हैं और ओरली भी देते हैं। और दूसरा हमारे पास है पेट्रोमर, ये हम ओरली देते हैं। ठीक है, फॉर ट्रीटिंग ऑफ हाइपरकैलेमिया। और थर्ड हमारे पास है डायलिसिस, और फोर्थ है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर लॉन्ग ट्रीटमेंट करनी हो, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हो इसकी हाइपरकैलेमिया की, तो उसके लिए हम फिर यही यूज़ करते हैं। SPS है, पेट्रोमर है, लूप और थायजाइड डायलिटिक्स हैं, और डायलिसिस है। ठीक है जी। ये था सारा हमारे पास हाइपरकैलेमिया की मैनेजमेंट और कुछ काजेज़ और उसकी क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।